बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। We were doing the textbook exercise of Unit 5 which is about where does our food come from. हमने तकरीबन सारे क्वेश्चंस आपकी टेक्स्ट एक्सरसाइज के सॉल्व कर लिए हैं। We are only left with question number 6 and question number 7 जो कि सॉल्व करेंगे हम आज के लेक्चर में। आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 में आपके सामने एक टेबल बना हुआ है। इस टेबल में दो प्लांट्स की बात हो रही है, प्लांट ए एंड प्लांट बी। प्लांट ए के सामने और प्लांट बी के सामने आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है स्टेम एंड रूट। इसका मतलब कि प्लांट ए की जो स्टेम थी उसने ग्रो किया 2 सेंटीमीटर इन द फर्स्ट वीक, 4 सेंटीमीटर इन द सेकेंड वीक, 6 सेंटीमीटर इन द थर्ड वीक, 8 सेंटीमीटर इन द फोर्थ वीक एंड 10 सेंटीमीटर इन द फिफ्थ वीक। बिल्कुल इसी तरह रूट्स ने जिस तरह से ग्रो किया वो सेंटीमीटर्स में लिखा हुआ है प्लांट ए के सामने। बिल्कुल सेम तरीके से प्लांट बी की भी ग्रोथ को डिस्क्राइब किया हुआ है। अगर आप गौर करें तो देखें 2 के बाद 4, देन 6, 8 एंड 10। आपने देखा कि जो स्टेम है प्लांट ए का वो ज्यादा जल्दी ग्रो कर रहा है। प्लांट बी का स्टेम देखें तो 2 के बाद 3, देन 4, 5 एंड 6। इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ 1 सेंटीमीटर की ग्रोथ हो रही है एज कम्पेयर टू प्लांट ए। ये ग्रोथ जो है ये स्लो है। अगर हम रूट्स की बात करें तो 1, 2, 4, 8 एंड 12। अगर हम प्लांट बी को देखें तो 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसका मतलब कि आपने देखा प्लांट ए ने थर्ड वीक में जाके अपनी ग्रोथ को बढ़ा लिया, इंक्रीज कर लिया। वो ज्यादा स्पीड से उसकी जो रूट्स हैं वो फैलने लग गई, जबकि जो प्लांट बी है वो काफी स्लो तरीके से या स्लो टाइम के साथ स्प्रेड कर रहा है अपनी रूट्स को। तो टेबल क्या डिस्क्राइब कर रहा है मैंने आपको बता दिया। मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हिच प्लांट ग्रू मोर क्विकली। इन दोनों प्लांट्स में से कौन सा प्लांट है जो कि ज्यादा जल्दी ग्रो कर रहा है? अभी मैंने आपको बताया दिस इज प्लांट ए। यही लिखना है आपने एज एन आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 के प्लांट ए जो है वो ज्यादा जल्दी ग्रो कर रहा है। और हमने ये कंक्लूड कैसे किया? बाय लुकिंग एट द टेबल। सो दिस वाज द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 इज व्हाई इज इट एन एडवांटेज फॉर अ प्लांट टू ग्रो टॉल। अगर एक प्लांट जो है वो ज्यादा लंबा ग्रो करता है तो उसके लिए इसमें क्या एडवांटेज है? मैंने आंसर में लिखा इट कैन गेट मैक्सिमम सनलाइट। ये जो प्लांट है जो कि ज्यादा लंबा ग्रो कर रहा है वो मैक्सिमम सनलाइट को यूटिलाइज कर सकता है। हमने इस चैप्टर में जब कंपटीशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा तो मैंने आपको बताया कि प्लांट्स आपस में कंपटीशन लगाते हैं कि कौन ज्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब करेगा, कौन ज्यादा वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा। और बिल्कुल इसी तरीके से जगह के लिए, वाटर और फूड के लिए प्लांट्स जो हैं आपस में कंपटीशन लगाते हैं। अब अगर एक प्लांट ज्यादा लंबा ग्रो करेगा तो वो ऊंचाई पे जाके डायरेक्ट सनलाइट यूटिलाइज कर लेगा और उसके पीछे जो छोटे छोटे प्लांट्स होंगे उन तक सनलाइट नहीं पहुंच सकेगी। तो क्या एडवांटेज हुआ फॉर अ प्लांट टू ग्रो टॉल? द एडवांटेज इज दैट इट कैन यूटिलाइज मैक्सिमम सनलाइट। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन 3, व्हाट इज एन एडवांटेज ऑफ स्प्रेडेड रूट सिस्टम। एक प्लांट के पास अगर स्प्रेडेड रूट सिस्टम है, मतलब उसकी रूट्स बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से डेवलप हुई हैं और सॉइल के अंदर फैली हुई हैं, तो उसको इस बात का क्या एडवांटेज हो सकता है? आंसर में मैंने लिखा इम्प्रूव्ड वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन। रूट का काम होता है वाटर को एब्जॉर्ब करना। इस वाटर के साथ डिसॉल्व्ड मिनरल्स भी आ जाते हैं प्लांट के अंदर। अगर एक प्लांट के पास ज्यादा स्ट्रॉन्ग रूट्स होती हैं जो कि अच्छे तरीके से सॉइल के अंदर फैली हुई हैं, तो क्या होगा कि वो मैक्सिमम वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर सकेगा और इसी तरह सर्वाइव कर लेगा। सो दिस वाज द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 says which plant is more likely to survive in the wild। अगर हमने प्लांट ए या प्लांट बी में से किसी प्लांट को ग्रो करना हो वाइल्ड कंडीशंस में, तो कौन सा प्लांट प्रेफरेबल होगा? This will be plant A। Why plant A? क्योंकि प्लांट ए जो है बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। इसका मतलब कि उसका जो रूट सिस्टम है वो भी स्प्रेडेड है और दूसरा ये कि उसकी जो हाइट है वो भी ज्यादा होगी। इसका मतलब कि ये कंपटीशन में बाकी वाइल्ड प्लांट्स से जीत जाएगा और सनलाइट को भी यूटिलाइज कर लेगा और मैक्सिमम वाटर मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन भी कर लेगा। तो अगर हमने दोनों में से किसी एक प्लांट को चूज करना हो वाइल्ड कंडीशंस में ग्रो करने के लिए, तो हम चूज करेंगे प्लांट ए को। इसके साथ ही वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 6। मुझे उम्मीद है आपने मेरे साथ साथ तमाम आंसर्स को समझा भी और नोट डाउन भी कर लिया। मगर अगर आपसे कोई आंसर नोट डाउन करने वाला रह गया हो तो अभी इस वीडियो को पॉज कीजिए, जाइए आंसर्स को नोट डाउन कीजिए और जल्दी से वापस आइए।
Well done, students. Now we can move towards question 7. So students, question number 7 is about a graph. आपके सामने मैंने ग्राफ को ड्रॉ कर दिया. मैं आपको बता दूं कि ये ग्राफ क्या एक्सप्लेन करता है या किस चीज को डिस्क्राइब कर रहा है. पहले तो ये कि हमारे पास यहाँ दो एक्सिस हैं. नंबर 1 इज द एक्स एक्सिस जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है. यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस में लिया टाइम को. 12, 24, 36 and 48 are actually the months. यहाँ पे x एक्सिस में अगर मैं टाइम यहाँ लिख दूं then you will remember कि x एक्सिस पे हमने टाइम को लिया है और ये टाइम है मंथ्स के अंदर. 12 months, 24 months, 36 months and 48 months. जबकि y एक्सिस में हम ले रहे हैं पॉपुलेशन को. तो मैं पॉपुलेशन लिख लेती हूँ इधर. क्या मतलब है पॉपुलेशन का? यहाँ पे दो कलर से मैंने डिफरेंट चीजों को रिप्रेजेंट किया. एक है रेड कलर और दूसरा है ब्लू कलर. ब्लू कलर रिप्रेजेंट्स बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑर्गेनिजम्स. हमने जब पढ़ा पेस्ट्स के बारे में तो आपको पता चला कि पेस्ट को मारने के लिए सबसे इफेक्टिव तरीका है नेचुरल प्रीडेटर को यूज करना. इसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल. तो बायोलॉजिकल कंट्रोल के ऑर्गेनिजम्स हम यहाँ पे इंडिकेट किए गए हैं ब्लू कलर से. यहाँ हम लिख लेते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑर्गेनिजम्स. जबकि रेड कलर रिप्रेजेंट कर रहा है पेस्ट को. पेस्ट होते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि हमारे प्लांट्स को ग्रो नहीं होने देते और उनके साथ कंपटीशन लगा के उनको या तो न्यूट्रिएंट्स में डेफिसिट कर देते हैं या तो सर्वाइव ही नहीं करने देते. तो पेस्ट जो है वो रेड लाइन से इंडिकेट हो रहे हैं और ब्लू लाइन इंडिकेट कर रही है बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑर्गेनिजम्स को. आइए देखते हैं कि इस ग्राफ से मुतालिक हमारे पास क्वेश्चंस क्या है. क्वेश्चन 1 इज हाउ मेनी बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑर्गेनिजम्स वर एडेड. हमने कितने बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑर्गेनिजम्स को ऐड किया. यहाँ पे मैंने लिखा था पॉपुलेशन को और मैंने आपको नहीं बताया कि पॉपुलेशन क्यों मेंशन्ड है. इसीलिए मेंशन्ड है ताकि हमें पता चल सके कि हमने एग्जैक्टली कितने नंबर ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑर्गेनिजम्स इस्तेमाल किए. अब आप देख सकते हैं दैट दिस लाइन इज स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली हियर और पहला जो यहाँ पे एक बैच है वो एंड होता है 1000 पे. इसका मतलब कि 0 से थोड़ा ही ऊपर जाके दैट कैन बी अप्रोक्सीमेटली 200 ऑर्गेनिजम्स जो कि हमने ऐड किए पेस्ट को खत्म करने के लिए. मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी पेस्ट वर देयर इन द स्टार्ट. बिल्कुल स्टार्ट में जब हमने 200 बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑर्गेनिजम्स को ऐड किया तो हमारे पास इनिशियली पेस्ट कितने थे. आप देख सकते हैं कि 5000 से भी ऊपर जा रही है इनकी वैल्यू. तो हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताते. दे हैव सेड कि हमने रफली कोई एस्टिमेट बताना है. सो वी विल से दैट मोर देन 5000 पेस्ट्स वर देयर और हमने इन पेस्ट को मारने के लिए सिर्फ 200 बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑर्गेनिजम्स को ऐड किया फील्ड के अंदर. आइए देखते हैं कि हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है. सो द थर्ड क्वेश्चन इज why did the biological control organisms grow rapidly during first 12 months. पहले 12 महीनों में बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन में इंक्रीज क्यों आया. हमें कैसे पता चला कि इंक्रीज आ रहा है इस पॉपुलेशन में. आइए देखते हैं ग्राफ में जाके. तो ग्राफ आपके सामने बना हुआ है. आपने देखा कि बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑर्गेनिजम्स यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं एंड द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग. और ये जो इंक्रीज हो रहा है इस पॉइंट पे हम नीचे जाके देखते हैं दैट द टाइम इज 12 months. पहले 12 months में इस तरह से इंक्रीज क्यों आया बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑर्गेनिजम्स में. आइए देखते हैं कि मैंने आंसर में क्या लिखा. They fed on the pest, grew and multiplied. ये जो बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑर्गेनिजम्स थे इन्होंने इन पेस्ट को खा लिया, इनके ऊपर फीड किया और क्योंकि उनको खाना मिल रहा था इसीलिए वो बहुत जल्दी से ग्रो भी किए और इन्होंने रिप्रोड्यूस भी किया अपने आप को. दैट इज व्हाई दे ग्रू इन नंबर. तो आपको पता चल गया कि पहले 12 महीनों में बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन में इंक्रीज क्यों आया. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग डिड द बायोलॉजिकल कंट्रोल टेक टू वर्क. ये जो बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑर्गेनिजम्स थे इनको कितना टाइम लगा काम करने में. मैंने इसके आंसर में लिखा 12 months. ये मैंने क्यों लिखा आइए मैं आपको बताती हूँ ग्राफ की मदद से. तो हमने पहले ये पढ़ा कि पहले 12 months में एक इंक्रीज आया था बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑर्गेनिजम्स में जो कि यहाँ मैंने इंडिकेट किए हैं विद ब्लू कलर. ये जो इंक्रीज था एक पॉइंट पे जाके मिलता है विद पेस्ट. आप देख रहे हैं कि इन पहले 12 महीनों में पेस्ट की पॉपुलेशन में डिक्रीज आ रहा है.
इससे हमें पता चला कि बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑर्गेनिजम्स एक्चुअली पेस्ट को खा रहे हैं। यही वजह है कि क्योंकि उनको खाना मिल रहा है इसीलिए दे आर इंक्रीजिंग इन नंबर एंड द पेस्ट आर डिक्रीजिंग इन नंबर। ये जो पॉइंट है ये इंडिकेट कर रहा है कि बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑर्गेनिजम्स ने एक्चुअली वर्क करना कब स्टार्ट किया। इनका जब अफेक्ट आया हमारे इस फील्ड के ऊपर, पॉजिटिव अफेक्ट, वो आया इन द 12th मंथ। तो 12th मंथ में जाके बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑर्गेनिजम्स ने पेस्ट को अफेक्ट करना शुरू कर दिया और इसीलिए इनकी पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज करती गई। आइए देखते हैं कि लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट टुक सो लॉन्ग। क्या वजह थी कि इन बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑर्गेनिजम्स को इतना टाइम लगा असर करने के लिए। मैंने आंसर में लिखा पेस्ट आर आल्सो ग्रोइंग एंड मल्टीप्लाइंग। ना सिर्फ ये बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑर्गेनिजम्स थे जो कि फीड करके बढ़ रहे हैं, बल्कि जो पेस्ट हैं वो भी खाना खा रहे हैं। पेस्ट क्या खाएंगे? ये जो हमारे क्रॉप्स हैं जिनको हम ग्रो कर रहे हैं, पेस्ट जाके उनको खाएंगे। और क्योंकि पेस्ट उनको खा रहे हैं और उनको खाना मिल रहा है, यही वजह है कि पेस्ट भी ग्रो करेंगे और ग्रो करने के बाद अपने आप को मल्टीप्लाई करते जाएंगे नंबर में। अब क्योंकि पेस्ट का नंबर भी इंक्रीज कर रहा है, यही वजह है कि बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑर्गेनिजम्स का असर आने में, अफेक्ट आने में इतना टाइम लग गया। सो दिस वाज द आंसर टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपने आज के तमाम कॉन्सेप्ट्स को समझा और मेरे साथ साथ तमाम आंसर्स को अपनी नोटबुक्स पे लिख भी लिया। हमने इसके साथ ही चैप्टर 5 की टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज को खत्म कर लिया है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिएगा। खुदा हाफिज़।